Topic of our today's session is Access Service Opportunities Fund, NFO. For this, we have invited Mrs. Sikha Bagadia, Senior Product Manager, Access AMC. Now, I would like to request ma'am to take this session forward. Over to you, ma'am. Hi, and a very good afternoon to everyone. Thank you so much for joining today. आज जो हम ये सेशन कर रहे हैं बेसिकली इट्स अ न्यू एनएफओ व्हिच एक्सेस इज कमिंग अप व्हिच इज द सर्विसेज अपॉर्चुनिटीज फंड. द मेन रीजन हम ये फंड लेके आ रहे हैं आई थिंक अगर आप मार्केट को डिवाइड करेंगे तो आइदर हम उसको लार्ज मिड और स्मॉल कैप में डिवाइड कर सकते हैं या फिर आप मार्केट को इस तरीके से देख सकते हैं कि देयर इज थ्री थीम्स व्हिच इज ड्राइविंग जीडीपी ग्रोथ कंजम्पशन manufacturing and services, and hence the third pillar of the GDP growth is what we are launching here. अब सर्विसेज है क्या, मतलब हम किस चीज को सर्विस बोल सकते हैं? तो अगर आप कोई भी चीज प्रोडक्ट के साथ अगर कोई एक्सपीरियंस अटैच्ड है या समथिंग विच इज नॉट टेंजिबल, वो चीज को हम सर्विसेज बोल सकते हैं. चाहे वो हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, यूपीआई पेमेंट कर रहे हो, हॉस्पिटल से सर्विसेज ले रहे हो, इंश्योरेंस बाय कर रहे हैं, मीडिया एंटरटेनमेंट देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, फ्लाइट्स में ट्रैवल कर रहे हैं, होम डिलीवरीज हो रही है, रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, एन नंबर ऑफ इट. जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो सारी चीजें जो है वो सर्विसेज है. और अगर आप इंडिया की ग्रोथ देखोगे तो पोस्ट इंडिपेंडेंस आप अगर इंडिया का जीडीपी देखते हो तो हम बहुत ही एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकोनॉमी थे. बट आज उसके बाद जब हमने इवॉल्व किया, जब हमारी ग्रोथ हुई, हम एग्रीकल्चर से मूव हुए सर्विसेज के ऊपर. तो अगर आप आज भी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो 55% इज कमिंग फ्रॉम सर्विसेज. सो दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सर्विसेज एंड कंट्रीब्यूशन जो कि इसका इकोनॉमिक ग्रोथ में है. दो रीजन से अभी रिसेंटली ये थीम बहुत स्ट्रांग हुई है. वन बिकॉज कि हम ऑर्गेनाइज सेगमेंट में अनऑर्गेनाइज से मूव कर रहे हैं. इसका मतलब बहुत ज्यादा ब्रांडेड चीजें जो है वो यहाँ पे ग्रो करी है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप आज हेल्थ केयर में देखिए, हॉस्पिटल्स को देखिए या होटल्स को देखिए, तो नोन नेम्स का जो है आपको वो चेन जो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा. वो लोग नए नए हॉस्पिटल्स या होटल्स ओपन कर रहे हैं, which is of course एक तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स भी उनको हेल्प कर रही है उसके बाद, एंड दे आर एबल टू गेन मोर मार्केट शेयर्स देयर. सो फॉर्मलाइजेशन जो है वो सर्विसेज को ग्रोथ में हेल्प कर रहा है. दूसरी वजह से जो सर्विसेज बढ़ रहा है वो है टेक्नोलॉजी. अगर आप टेक्नोलॉजी में देखेंगे तो टेक्नोलॉजी एक बेनिफिशियरी हुआ है सर्विसेज के लिए. इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इंश्योरेंस का जो ग्रोथ है. उसका वन ऑफ द मेजर रीजन ये भी है कि लोगों तक जो रीच पहुंची है, जो एजुकेशन पहुंचा है कि इंश्योरेंस लेना चाहिए है, इजी प्रीमियम पेमेंट हुआ है, इजी पॉलिसी कंपैरिजन हुआ है. सो ऑल दिस हैज एक्चुअली लेड टू कि इंश्योरेंस सेगमेंट ने भी उसका बेनिफिट किया है, उसका मार्केट शेयर ग्रो हुआ है एज इंडस्ट्री इटसेल्फ. तो टेक्नोलॉजी ने भी इन सारे सेगमेंट्स को काफी बेनिफिट किया है. सो दो हम इनको मेगा वैल्यू क्रिएटर्स बोल सकते हैं जो कि सर्विसेज की ग्रोथ को पुश कर रहे हैं. इसके सारे एग्जांपल्स आप देखेंगे. बैंक में जब यूपीआई आया, म्यूचुअल फंड्स में जब ऑनलाइन ई केवाईसी हुई, ऐसा हुआ, या फिर आप डाइनिंग देखेंगे तो पहले रेस्टोरेंट्स में जाने में उनमें कितना रेस्टोरेंट्स में सेल होती थी, और आज जब फूड डिलीवरी होती है तो रेस्टोरेंट्स की सेल्स जो हो रही है, ओटीटी आने से कंटेंट जो बढ़ा है, ऑनलाइन शॉपिंग से जो रिटेल को बेनिफिट हुआ है. सो अगर आप इवोल्यूशन ऑफ सर्विसेज देखेंगे देन वी रियलाइज दैट टेक्नोलॉजी ने जो है एक बड़ा रोल प्ले किया है टू इंक्रीज द सर्विसेज. तीन फैक्टर्स जो है सर्विसेज सेक्टर्स में जो कि ग्रोथ ड्राइव कर रहे हैं. वन इज इकोनॉमिक ग्रोथ इटसेल्फ, जहाँ पे, और जैसे मैंने मेंशन किया था कि जीडीपी में 55% कंट्रीब्यूशन जो है वो सर्विसेज का है, और एक्सपेक्टेड है कि 60% तक जाएगा 2047 में. सो इट इज अ सब्सटेंशियल नंबर्स. दूसरा, अगर आप इंडिया एक्सपोर्ट्स देखेंगे तो आप देखेंगे पहले हम बहुत गुड्स ओरिएंटेड एक्सपोर्ट्स थे, बट 2020 से लेके अभी तक अगर आप देखेंगे तो हमने ग्रो किया है एक्सपोर्ट्स को, ऑलमोस्ट लाइक डबल हुआ है हमारा सर्विसेज एक्सपोर्ट्स. तो अभी अगर सर्विस सेक्टर्स देखेंगे तो 44% ऑफ एक्सपोर्ट्स में सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन है. थर्ड, जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, न्यू 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 इनोवेटिव सेगमेंट्स जो आए हैं, जैसे ई कॉमर्स हुआ है या फिर डिलीवरी सर्विसेज हुई है, क्विक कॉमर्स हुआ है, इन सब में जो ग्रोथ हुआ है उसमें सर्विसेज का एक मेजर रोल है. सो दैट इज ऑल थ्री पैरामीटर्स इज व्हाट इज सर्विसेज ग्रोइंग फॉर. जैसे कि मैंने इनिशियली बात किया था कि हमारे थ्री पिलर्स है जीडीपी के: सर्विसेज, कंजम्पशन एंड मैन्युफैक्चरिंग. एंड वी हैव ऑल थ्री फंड्स विद अस. ये थर्ड फंड है जो हम लॉन्च करें, द थर्ड एंड द लास्ट पिलर ऑफ द जीडीपी. अब आप सोचेंगे कि अरे मेरा तो ऑलरेडी अगर मैन्युफैक्चरिंग में है, सो सर्विसेज कैसे बेनिफिशियल करेगा? तो अगर आप यूनिवर्स देखेंगे
तो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज के यूनिवर्स में ज़ीरो कॉमनैलिटी है। एंड मैन्युफैक्चरिंग का जो यूनिवर्स है, एक मैन्युफैक्चरिंग फंड को 80% जो है अपने यूनिवर्स में डालना होता है। सेम सर्विसेज में भी किसी भी सर्विसेज फंड को 80% अपने सर्विसेज यूनिवर्स में डालना होता है। इट मीन्स द कॉमनैलिटी बिटवीन बोथ ऑफ देम आर वेरी लिमिटेड। कंजम्पशन और सर्विसेज के अंदर भी कॉमनैलिटी सिर्फ 10% है। तो अगर आपने तीनों थीम्स बाय करे, जैसे लोग लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप तीनों बाय करते हैं, अगर तीनों थीम्स इफ पीपल लुक एट इट, दे आर वेरी डिफरेंट, एंड दे बट ऑल थ्री ऑफ देम आर द स्ट्रेंथ और द पिलर फॉर द जीडीपी ग्रोथ। अब सर्विसेज में आता क्या है, व्हाट इज द मार्केट और द यूनिवर्स ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज काफी डाइवर्सिफाइड थीम है। इसमें 60% फाइनेंशियल सर्विसेज है, जो खुद के अंदर काफी डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि उसके अंदर बैंक्स आ जाते हैं, एनबीएफसी आ जाएंगे, कैपिटल मार्केट आता है, इंश्योरेंस आता है, फिनटेक आता है। सो इट्स सेल्फ अ वेरी ब्रॉड थीम। उसमें फिर एड ऑन है आईटी, टेलीकॉम, पावर, कंज्यूमर सर्विसेज, आपके लॉजिस्टिक्स हुए, हॉस्पिटल्स हुए, एयरलाइंस हुए, मीडिया हुआ, दिस काइंड ऑफ होटल्स एंड टूरिज्म सेगमेंट। तो ये सारा जो सारे जो है सर्विसेज कहलाते हैं, विच शोज दैट द ब्रेथ ऑफ द सेक्टर इज वेरी हाई। अब आप सोचेंगे कि 60% इज फाइनेंशियल सर्विसेज, तो मतलब टिल्ट बहुत हाई है। द आंसर इज यस, टिल्ट इज हाई बिकॉज बेंचमार्क जो है वो फ्री फ्लोट मार्केट कैप पे बनता है, एंड ऑफ कोर्स मार्केट कैप ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इज हाई, एंड हेंस जो है बेंचमार्क का टिल्ट जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज पे थोड़ा ज्यादा है। बट अगर आप फंड देखेंगे, इवन आप हमारे एक्सिस्टिंग थीमेटिक फंड्स देखेंगे, देन यू रियलाइज दैट कि हम लोग काफी एक्टिवली मैनेज कर रहे हैं, वी आर ओवरवेट एंड अंडरवेट ऑफ द थीम्स जहां पे हमारे कन्विक्शंस है, अकॉर्डिंग टू अवर कन्विक्शंस जो है। ऑल्सो अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज में बिग सेगमेंट देखिए, अगर बैंक एंड आईटी देखेंगे, तो दोनों काफी कॉन्ट्रा परफॉर्मर रहे हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द मार्केट क्राइसिस। फॉर एग्जाम्पल कोविड के टाइम पे फर्स्ट 2 इयर्स जो है वो आईटी ने अच्छा किया था, थर्ड ईयर जो है बैंक ने अच्छा किया है। सिमिलरली अगर आप टेपर ट्रेंटम देखेंगे, तब बैंक ने अच्छा किया था डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे, बैंक हैज आउट परफॉर्म्ड आईटी। सो देयर आर डिफरेंट पीरियड जहाँ पे आईटी और बैंक ने अलग अलग तरीके से परफॉर्म किया है। एंड दैट इज व्हाट वी एंडेवर टू डू, इज कि हम भी इस थीम के अंदर ओवरवेट एंड अंडरवेट रहेंगे द सेगमेंट्स जहाँ पे हमारे व्यू पॉजिटिव और नेगेटिव है रिस्पेक्टिवली। एंड वही चीज का बेनिफिट एक एक्टिव मैनेजमेंट फंड में आता है। थर्ड कि हम लोग ऑलरेडी अगर बोल रहे हैं कि 55% इज कमिंग टू जीडीपी, तो इसका यहाँ से ग्रोथ क्या है आगे। तो अगर आप कोई भी डेवलप्ड इकोनॉमी देखेंगे, जिसमें जैसे कि चाइना ने जब अपना $2000 का पर कैपिटा इनकम इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्रॉस किया था, तो तब उसका जीडीपी कंट्रीब्यूशन सर्विसेज से 42% था, जो कि आज के तारीख में 55% हो गया है। सिमिलरली कोरिया ने ये बहुत पहले क्रॉस किया था इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ $2000, जब उसका तब भी 43% था, अब उसका 58% है। और सेम चीज अगर आप इंडिया के साथ देखेंगे, तो जैसे जैसे हमारी पर कैपिटा इनकम जो है इंक्रीज हुई है, वैसे वैसे सर्विसेज कंट्रीब्यूशन भी इंक्रीज हुआ है, showing that the service is still one of the bigger contributor towards the GDP। सेम चीज को अगर हम इंडिया में ब्रेक डाउन करें, तो अगर 2014 का अगर हम जीबीए देखें, which is 103 lakhs करोड़, तब 51% कंट्रीब्यूशन था। नाउ इमेजिन इट इज ग्रोन फ्रॉम 100 to 300 लाख करोड़, और अब 55% कंट्रीब्यूशन है। तो इट्स नॉट जस्ट द परसेंटेज इज ग्रोइंग, बट हमारा जीडीपी भी बढ़ता जा रहा है, जीडीपी और जीबीए भी बढ़ता जा रहा है, विच इज अगेन शोज दैट कि सर्विसेज सेक्टर का ग्रोथ क्या हुआ है इंडस्ट्री में। And it's not just the sector growth, but इसका अगर आप employment contribution भी देखेंगे, so which is 41%, यानी 55% of GDP contribution is coming from 41% of employment generation। Why this is important कि हम employment generation यहाँ देख रहे हैं, because it shows a high resilience to the real economy। क्योंकि अगर कोई सेगमेंट जो है उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी की तरफ हायर है और जीडीपी की तरफ हायर है, और अगर वो मेगा एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर है, बिग एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर है, then government or the RBI policy, there are high chances that they will favor them the sectors, क्योंकि अगर वहां पे मंदी आती है तो अनएम्प्लॉयमेंट्स बढ़ेंगे और हमारा ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ कम होगा। सो ग्रोथ के लिए दिस सेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हेंस एक्सपेक्टेशंस ये है या बिलीफ ये है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज विल ऑलवेज एंश्योर कि दिस सेक्टर्स विल आइदर दिस सेक्टर्स आर नॉट there are not negative policies around this sector, let me put it that way। जैसे हम बात कर रहे थे कि थीम डाइवर्सिफाइड है, तो हाउ इज दिस थीम डाइवर्सिफाइड और यहाँ पे स्टोरी क्या है, बिकॉज हर सेगमेंट अपने आप में ब्रॉड है।
तो मे बी टुडे फ्रॉम टुडे पॉइंट ऑफ व्यू अ फंड मैनेजर कैन हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव व्यू ऑन सर्टेन सेगमेंट्स जहाँ पे वो अंडरवेट और ओवरवेट होगा एज द पोर्टफोलियो गेट्स ग्रेट, बट हर सेगमेंट का अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से देखेंगे और मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से देखेंगे देन द ग्रोथ स्टोरी इज वेरी फेवरेबल। एग्जाम्पल फाइनेंशियल सर्विसेज जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 59% जो है इंडेक्स का वहां पे है, बट अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज का मार्केट कैप ग्रोथ देखिए, उसमें ना एनबीएफसी इंश्योरेंस हैज डन वेरी वेल, एटलीस्ट डन बेटर देन हाउ बैंक मार्केट कैप हैज ग्रोन, विच शोज दैट कि फाइनेंशियल सर्विसेज इज नॉट जस्ट अबाउट बैंक बट इट इज मच मोर ब्रॉडर। और वो अब 48% जो है मार्केट कैप का फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट कैप का इज नॉन बैंकिंग नाउ। सेकेंड, अगर आप देखेंगे लास्ट 5 ईयर्स की ग्रोथ देखेंगे तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स में 2.4x इंक्रीज हुए हैं, डीमैट अकाउंट में 4.4x इंक्रीज हुए हैं, लाइफ इंश्योरेंस एयूएम जो है 10 साल में 12% से बढ़ा है, क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स ग्रो हुए हैं। बट यही चीज अगर आप कंपेयर करोगे यूएस मार्केट से देन यू विल रियलाइज दैट हम लोग अभी भी अंडर पेनिट्रेटेड है, जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हमारे म्यूचुअल फंड फोलियोज बड़े हैं, बट म्यूचुअल फंड एज एसेट परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज लेस देन इवन हाफ ऑफ व्हाट यूएस हैज। So this shows that कि यहाँ पे potential in this segment is still there to grow from here. एंड ऑफ कोर्स अगर आप आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो जो अभी क्रेडिट ग्रोथ पॉलिसीज है, बी द लिक्विडिटी इन्फ्यूजन या फिर आपका सीआरआर कट हुआ, रेट कट हुआ या रिवर्सल जो हुआ है रिस्क वेटेजेस में, विच विल इवेंचुअली हेल्प कि इकोनॉमी में क्रेडिट ग्रोथ होगी। जब इकोनॉमी में क्रेडिट ग्रोथ होगी विच एक्सपेक्टेशन है कि लार्जली रिटेल लोन में ग्रोथ होगी, तो आपके एनबीएफसीज, कैपिटल मार्केट बैंक्स, ऑल ऑफ देम गेट्स बेनिफिट आउट ऑफ इट एंड हेंस दिस सेगमेंट इज एक्सपेक्टेड टू डू वेल फ्रॉम हियर। सेकेंड जो बिगर सेगमेंट है वो है आईटी सर्विसेज। अगर आप आईटी सर्विसेज की बात करें तो इफ यू कंपेयर द कॉस्ट ऑफ इंडिया टू अदर इकोनॉमी तो आप देखेंगे हम लोग चीपेस्ट है, वी हैव अबंडेंट टैलेंट विच इज डिजिटली स्किल्ड एंड इंग्लिश स्पीकिंग। तो आप देखोगे कि बेनिफिट जो है वो इंडिया का आईटी के सेक्टर्स में बहुत बड़ा है। ऑल्सो अगर आप प्रोजेक्ट्स देखेंगे तो आउटसोर्सिंग पेनिट्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, तो यहाँ से प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे, ऑलरेडी यू हैव लो कॉस्ट, तो दैट्स व्हाई दिस सेगमेंट का अब जो डी रेटिंग हो रहा था दैट इज समथिंग वी एक्सपेक्ट कि यहाँ से ये सेगमेंट अब अच्छा कर सकता है। ऑल्सो अगर आप टैरिफ इम्पैक्ट देखेंगे तो टैरिफ लार्जली व्हाट वी फील इज लार्जली ऑन द गुड्स एंड लेस ऑन द सर्विसेज एंड, so that is what impact भी आएगा, तो very indirect impact can be there but largely from a long or medium to long term perspective IT segment is something which will flourish in India. नेक्स्ट टर्म्स टू टेलीकॉम सेक्टर, अगर टेलीकॉम का इफ यू सी दैट कि पहले हमारा देयर अ फॉल इन रेवेन्यू, पहले जो इनिशियली आप देखेंगे न्यू न्यू प्लेयर्स मार्केट में आए थे, रेवेन्यू फॉल हुआ था एंड देन वो रेवेन्यू इंक्रीज होना चालू हुआ है FY19 से, तो हमारे टैरिफ कॉस्ट भी बढ़े हैं वहां पे एंड अब जो उन कॉस्टिंग बढ़ रही है वो उसकी वजह से आप देखोगे कि बेनिफिट जो है वो टेलीकॉम सेक्टर को मिल रहा है, क्योंकि इनफैक्ट हमारी सब्सक्रिप्शन कॉस्ट और टैरिफ कॉस्ट बढ़ी है यहाँ से, डेटा कंजम्पशन कम नहीं हुआ है, डेटा कंजम्पशन इज केप्ट ऑन इंक्रीजिंग, और स्मार्टफोन ग्रोथ भी एक्सपेक्टेड है कि 40% ग्रो करेगा बाय 27 दैट वे। सो स्मार्टफोन्स बढ़ रहे हैं, डेटा कंजम्पशन बढ़ रहा है, टैरिफ बढ़ रहा है एंड इवेंचुअली तो ARPU जो है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो है वो बढ़ रहा है फॉर द टेलीकॉम कंपनीज विच इज बेनिफिशियल फॉर द टेलीकॉम इंडस्ट्री इटसेल्फ। बट अगर आप ARPU जो देखोगे इंडिया का कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट इट इज लोवेस्ट, सो इट स्टिल शोज द पोटेंशियल कि यहाँ से और रेवेन्यू पर यूनिट बढ़ सकता है। The fourth segment, which is quite big, is the healthcare services here. यू नो कितना प्राउडली हम जब बात करते हैं कि हमारा पॉपुलेशन डायनामिक्स इज वेरी पॉजिटिव, वी आर वेरी यंग, बट अगर आप करंट डायनामिक्स देखोगे तो 25 एज प्लस इज मोर देन बिलो 25 एज पीपल। दिस शोज दैट कि हमारा डायनामिक्स भी, पॉपुलेशन डायनामिक्स इज चेंजिंग, द पॉपुलेशन इज एजिंग देयर एंड मे बी आफ्टर लेट्स से 25-30 years you won't be able to proudly say this way कि we are very young, हमारा मीडियन एज जो है, मीडियन कंट्री एज जो है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। ऑफ कोर्स इसका बेनिफिट ये रहेगा कि जो हमारा हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी दैट विल इंक्रीज एज पॉपुलेशन एज। सेकेंड, ऑल्सो वी आर गेटिंग हेल्थ कॉन्शियस, तो आप देखोगे आजकल यंग लोग भी रेगुलर टेस्ट करवाते हैं, दे ऑल्सो फोकस ऑन देयर हेल्थ विच विल ऑल्सो हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। थर्ड, अगर आप देखोगे कि फॉरेन टूरिस्ट जो मेडिकल पर्पज से इंडिया में आ रहे थे वो जो है by time with they are increasing, so by 2023 they are 630
1000 फॉरेन टूरिस्ट कमिंग हियर, अब वो एक्सपेक्टेड है कि 3000 तक जाएंगे. So this is how and why people come to India for medical tourism. One, of course, या तो वो NRIs है, they come back to India. India is much cheaper in terms of medical. Second, आपका इंश्योरेंस नहीं है बाहर, या आपका बहुत हाई को पे है. So all these people come to India for the medical purposes, and इस वजह से tourism in the medical is also increasing. अब हम हॉस्पिटैलिटी की अगर बात करें, विच इज होटल्स एंड पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स एंड ऑल दैट, तो आप देखोगे कि डोमेस्टिक टूरिज्म जो है वो भी ग्रो हुआ है. तो एक तो कोविड के टाइम पे जो डिप हुआ था वो हमने रिकवर किया है, एंड वी हैव सीन द कंसिस्टेंसी ऑफ दैट इवन आफ्टर द कोविड. जो रिवेंज ट्रैवल किया है लोगों ने, उसके बाद भी कंटिन्यूअसली वी हैव सीन द डोमेस्टिक टूरिज्म इंक्रीजिंग देयर. Secondly, the new trend which we are seeing is a spiritual tourism. पहले भी होता था, but nowadays you can see the more spending on that. FY20 में spending उसकी $44 billion थी, FY23 में 60 हुई, expected 32 तक जो है वो 130, which is a double of what was there in 23. So that is again a big segment in tourism which is growing. इससे दो बेनिफिट्स होते हैं. वन, ऑफ कोर्स, there's a number of increase in airports and capacity expansion वहां पे भी है. सेकेंड, जो आपके होटल ब्रांडेड चेन्स है वो भी ग्रो कर रहे हैं, वहाँ पे मोर नंबर ऑफ रूम्स दे आर कमिंग अप विद. सो बोथ दिस सेगमेंट्स ग्रो क्योंकि हमारा डोमेस्टिक टूरिज्म जो है वो इंक्रीज हो रहा है. थर्ड इज द डिजिटलाइजेशन, विच आई थिंक ऐसी स्टोरी है जो हम लोगों ने काफी सुनी है, मार्केट में काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं कि कैसे एक्सेस टू इंटरनेट इज इंक्रीजिंग, स्मार्टफोन यूजर्स आर इंक्रीजिंग, और जिस वजह से ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स की साइज जो है इंडस्ट्री में वो बढ़ती जा रही है. So if you look at e-commerce size, तो अगर आप 2024 में देखोगे तो इंडस्ट्री was $123 billion, which is expected to grow by 325 billion dollars by 2030. Similarly, quick commerce industry is also expected to increase. तो ये कंफर्ट दे रहा है कि how this segments will grow from here. और अगर आप इनका रेवेन्यू देखेंगे इन द लास्ट 3 years, you will see that क्विक कॉमर्स का रेवेन्यू एक्सपेंशन जो है वो 115% हुआ है. Similarly, food delivery QSR का भी 21%, which itself is a big number. So overall, यहाँ पे revenue generations बढ़ रहा है, industries also expected to grow. So जितना भी new age industries है, those will also benefit because of digitalization growth in India, and those become a part of the services as well. थर्ड, ऑफ कोर्स, पावर डिमांड विच इज इंक्रीजिंग. जो फोकस जो है सोलर एनर्जी और क्लीन एनर्जी की तरफ, दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. एंड जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर कोई भी सेगमेंट मार्केट में अगर बढ़ता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ से ग्रो होता है, तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाते हो तो आपको पावर की जनरेशन की जरूरत होती है, विच अगेन विच इज अ सर्विसेज. तो कोई भी सेगमेंट अगर ग्रो होता है तो उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ग्रोथ जो है वो सर्विसेज में भी आएगा. So I think these are the broad segments जो हमने टारगेट किया है. All the segments has a long term potential और medium to long term potential to grow यहाँ से. Just to give you a picture on कि किस तरीके से इस इंडेक्स ने परफॉर्म किया है. Though the index might not be a very right thing to say because we will be active fund managers in this fund. बट एक डिपिक्ट, अगर मुझे एक पिक्चर देना है कि किस तरीके से टीम ने वर्कआउट किया था, तो इन द लास्ट 15 कैलेंडर ईयर्स, 10 कैलेंडर ईयर्स जो है सर्विसेज ने निफ्टी 50 को बीट किया है. और अगर मैं कैगर रिटर्न देखती हूँ तो 13% जो है वो सर्विसेज ने जनरेट किया है, 11% जो है वो निफ्टी ने जनरेट किया है. सो यहाँ पे भी इसने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है. अब हम इस फंड को किस तरीके से मैनेज करेंगे, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि तो थीम है कि थीम क्या है, इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या है. लेकिन अगर आप एक्सेस की बात करें तो हाउ आर वी गोना मैनेज दिस थीम. फर्स्ट, ऑफ कोर्स, वी विल हैव अ फ्लेक्सी कैप अप्रोच. इसका यूनिवर्स बड़ा है, इट हैज ऑल मिड, स्मॉल एंड लार्ज कैप एलोकेशन टुवर्ड्स इट, एंड वी विल आल्सो हैव द सेम अप्रोच की instead of looking कि whether we are buying a large cap stock or a mid cap stock, हम bottoms up approach use करेंगे, जहाँ we will select a company irrespective of whatever market cap it has. And when I say we will have bottoms up approach, we will look at scalable opportunities, capital efficiency, competitive advantage. These are some of the key factors हम किसी भी कंपनी के अंदर देखेंगे before buying it. The third is, like I said earlier, कि हम इसको actively manage करेंगे, so it will have a high active share compared to the benchmark. And being an access fund, it will be a quality focused style. Just to give you a reading on कि हम हमारे existing thematic funds को कैसे manage कर रहे हैं, तो just to give you a picture on कि किस तरीके से ये fund भी manage होगा.
तो फर्स्ट अगर आप कंजम्पशन और मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे तो दोनों का एक्टिव शेयर इज मोर देन 50%, कंजम्पशन इज 59%, मैन्युफैक्चरिंग इज 52%। तो शोज कि हमने यहाँ पे भी काफी एक्टिव मैनेजमेंट यूज किया है। वही चीज अगर आप बेंचमार्क के साथ कंपेयर करके देखेंगे ऑन सेक्टर वाइज, तो यू विल रियलाइज जैसे कंजम्पशन में द हाईएस्ट सेक्टर इज एफएमसीजी, वहां हम 5% से अंडरवेट है। सेकेंड हाईएस्ट वॉज ऑटोज, वहां पे हम लोग ऑलमोस्ट 10% से अंडरवेट है, विच गिव्स दैट कि जहां पे फंड मैनेजर्स का कंफर्ट नहीं है या व्यू नहीं है, they will be underweight to those segments. It can be as high as 10% like we are seeing here, and it will be overweight in the segments जहां पे हमारा पॉजिटिव व्यूज है। सेम थिंग आप मैन्युफैक्चरिंग में देखेंगे, ऑटो हम अंडरवेट है, मेटल्स हम अंडरवेट है, जहाँ पे लेकिन हमने कंस्ट्रक्शन बाय कर रखा है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में हम लोग ओवरवेट है। सो दिस सेगमेंट्स वी आर ओवरवेट ऑन। तो जस्ट टू गिव यू अ पिक्चर कि हमने यहाँ पे भी काफी एक्टिव मैनेजमेंट रन किया है बोथ द थीमेटिक फंड्स। कमिंग टू हमने फंड अभी क्यों लॉन्च कर रहे हैं, व्हाट चेंज द स्टोरी, बिकॉज सर्विसेज आज तो अनफोल्ड नहीं हो रहा है, इट्स बिन देयर फॉर अ व्हाइल नाउ द सर्विसेज थीम। तो हम कपल ऑफ रीजंस हम इसको अभी लॉन्च कर रहे हैं। फर्स्ट, अगर आप ओवरऑल मैक्रो प्रोस्पेक्टिव से देखोगे तो यहाँ पे ग्रोथ बहुत अच्छी है। सो चाहे कोई भी पॉलिसी हो, चाहे वो आरबीआई का पुश हो क्रेडिट को लेके, मेक इन इंडिया सपोर्ट हो जो कि रिन्यूएबल पावर्स को पुश करेगा, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, financialization, healthcare for all. So all these projects will either have a direct or indirect benefit to the services. सेकेंड, इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट, स्पेशली पावर सेक्टर्स में बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है इन्वेस्टमेंट की, एंड देयर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स, ट्रांसलेशन है टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स काफी होंगे। सेम फाइनेंशियल सेक्टर्स में जो 100% एफडीआई है अंडर ऑटोमेटिक रूट, दैट विल ब्रिंग लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हियर। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, स्पेशली इफ यू लुक एट आईटी सेगमेंट, जहाँ पे हमारे पास डिजिटली स्किल टैलेंट है, इंग्लिश स्पीकिंग टैलेंट है, मोर एजुकेटेड टैलेंट है, सो दैट विल अगेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कंपेयर टू द ग्लोबल मार्केट्स। डिमांड की बात करेंगे तो स्पेशली अगर आप न्यू सर्विसेज में देखेंगे, जैसे डिलीवरी, हाउस होल्ड सर्विसेज, लॉजिस्टिक्स, यहाँ पर डिमांड जो है वो काफी स्ट्रांग है। जो हम देख भी रहे हैं कि अनलिस्टेड टू लिस्टेड सेगमेंट भी काफी बढ़ रहा है यहाँ पे। सो ऑल दिस गिव्स यू फ्रॉम अ प्रोस्पेक्ट दैट कि ओवरऑल मैक्रो प्रोस्पेक्टिव से यहाँ पे ग्रोथ है। और अगर मैं बात करूं कि हाउ इट इज फंडामेंटली दिस थीम इज स्ट्रांग करंटली, तो अगर आप ऑपरेटिंग मार्जिन देखेंगे तो सर्विसेज का ऑपरेटिंग मार्जिन इज बेटर देन द 50-50 ऑपरेटिंग मार्जिन। सेम टाइम अगर आप देखोगे रीसेंट नंबर्स ऑन द रेवेन्यू ग्रोथ और ऑन द आरओई नंबर्स, you will see that it is better placed than the non-services, which is the Nifty 50 index we are comparing with. So again, from a fundamental perspective, especially the current ones, we believe that this sector is better positioned. यहीं पे हम अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो आप देखोगे कि किस तरीके से नॉन सर्विस सेगमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है, विच इज दैट बर्गंडी शेड, एंड which is this burgundy shade। एंड अगर आप नॉन सर्विसेज सेगमेंट का देखोगे, स्पेशली लाइक बैंक जिसका प्रॉफिटेबिलिटी बड़ा है, टेलीकॉम विच वाज नेगेटिव एंड एक्चुअली टर्न्ड पॉजिटिव, हॉस्पिटल्स हुआ, लॉजिस्टिक्स हुआ, क्विक कॉमर्स हुआ, सो ऑल दिस हैव इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी ओवर द ईयर्स, एंड हेंस दिस इज लेट्स से शिफ्ट इन प्रॉफिट डायनामिक्स जो हम देख रहे हैं इस सेक्टर में, विच मेक्स इट अ वेरी पॉजिटिव टाइम टू एंटर। इसी चीज को अगर मैं सेक्टर बाय सेक्टर देखूं एंड कंपेयर करूं हिस्टोरिकली, you will see that out of the top three sectors, at least two are part of services. For example, FY23 में highest was auto, which was non-services, but followed by that at least two, जैसे retail हुआ या diversified finance हुआ, were second to it. Similarly, FY25 में जैसे consumer durables is expected to have high, see diversified finance or healthcare is again followed by it. So it gives that every time you see a top three sectors, minimum two sectors of profitability will come from services. अगर आप अर्निंग्स एंड ग्रोथ पे बात करें तो अर्निंग्स एंड ग्रोथ में भी आप देखोगे सर्विसेज सेगमेंट लाइक टेलीकॉम, होटल्स हैव बोथ स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स एंड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। वहीं पे अगर आप नॉन सर्विसेज देखेंगे सो आइदर दे हैव slightly lower earnings or lower growth. Some of the services also sees that, but then there could be different positioning जहाँ पे आप overweight, underweight हो सकते हो। For example, IT जहाँ पे आप देख रहे हो कि earnings काफी कम है, but growth काफी strong है। And of course there's a de-rating happened there, so again those are the segments jahan pe one of the factors at least is more favorable there. अगर यही चीज यू लुक एट प्री कोविड एंड टुडेज लेवल, सो यू विल सी दैट प्राइवेट बैंक का अगर मैं पीबी देखूं तो देन वी आर लाइक अंडर लोअर देन व्हाट इट वाज अ प्री कोविड लेवल।
IT services, it is just 21% overvalued, which has seen a lot of de-rating there. Healthcare services, जहाँ पे maybe PE ज़्यादा है, but you will see that strong growth is also there. So it has a high valuation with higher growth kind of. Telecom, which has recently turned positive, and hence the number may look higher, but actually अगर आप देखो तो 10 ही है EV by EBITDA, and which is increased to 13. So number wise it is still lower. So service size segment valuation perspective से है वो भी still better placed है, either in terms of growth or in terms of earnings or valuations. I think this is about why we are coming with services, because fundamental strong है, profitability है, better growth or earnings है. So this is why we are coming with services right now. NFO is ongoing. It will end on 18th. What The fund will be managed by Sachin Velikar and Shreyas Devalkar with us, and with the view, what we're gonna like tell investors to do is, because it's a thematic fund, come with a view of at least 5 years of time horizon, because her theme ka ek cycle hota hai, and take advantage of the entire cycle and see how this themes pan out. I think that's it from my end. धन्यवाद. Thank you. Thank you.